जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के बारे में। उत्तराखंड के 4 धाम मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिन्हें की छोटे 4 धाम भी कहा जाता है। मुख्य रूप से जो भारत के 4 धाम है उनमें से एक है द्वारिकापुरी, दूसरा है जगन्नाथपुरी, तीसरा है रामेश्वरम, चौथा है बद्रीनाथ धाम जो की छोटे 4 धामों में से एक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, 4 धाम की यात्रा करने में कितना समय लगता है, 4 धाम की यात्रा कौन से समय करनी चाहिए, कौन सा समय सही रहता है 4 धाम की यात्रा करने के लिए, 4 धाम की यात्रा में खाने पीने की क्या व्यवस्था, और 4 धाम यात्रा के लिए बस से जाते हैं तो कितना खर्च आएगा, प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो कितना खर्च आएगा, अगर आप टूर पैकेज करके 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं तो कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 धाम की यात्रा कब शुरू होती है। तो 4 धाम की यात्रा मई मंथ में शुरू होती है और अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाती है, बस डेट आगे पीछे होती रहती है। और 4 धाम की यात्रा करने में 8 से 9 दिन का समय लगता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आपको 4 धाम की यात्रा करनी है, मतलब सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, कहाँ दर्शन करने हैं, और सबसे आखिर में आपको दर्शन कहाँ करने हैं, कैसे आपको वापस आना है। तो दोस्तों 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है हरि के द्वार हरिद्वार से। सभी भक्त सबसे पहले हरिद्वार पहुँचते हैं। हरिद्वार आप बाई ट्रेन, बाई बस या फिर अपनी कार लेके भी बहुत आसानी से जा सकते हैं। हरिद्वार पहुँचने के बाद सबसे पहले 4 धाम की यात्रा में सभी भक्त जाते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री जाने के लिए आपको हरिद्वार से सबसे पहले जाना होगा बरकोट। बरकोट की दूरी हरिद्वार से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास की है। बरकोट में ही आपको पहले दिन रुकना है। बरकोट में रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, जिनमें कि आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रूम मिल जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस समय अपनी 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, मतलब पीक सीजन में आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं या फिर ऑफ सीजन में आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। अभी इसके बारे में भी आगे वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कैसे आपको यात्रा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके थे बरकोट। बरकोट में हम लोगों ने नाइट स्टे कर लिया था। दूसरे दिन आपको जाना है बरकोट से यमुनोत्री। यमुनोत्री पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ता है जानकी चट्टी। बरकोट से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 44 किलोमीटर के आसपास है। आपको 44 किलोमीटर जाने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। बरकोट से आपको पहुंच जाना है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की दूरी लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें आपको पैदल ट्रैकिंग करके जाना होता है। अगर आप पैदल ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको इसके लिए खच्चर, घोड़ी, पालकी की व्यवस्था भी मिल जाती है। यमुनोत्री पहुँचने के बाद आप यमुनोत्री में दर्शन करिए, आधे से 1 घंटे आप वहाँ पे अपना टाइम एक्सपेंड करिए। उसके बाद वापस आ जाइए जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से फिर आपको वापस आ जाना है बरकोट। दूसरे दिन का जो आपको नाइट स्टे करना है वो भी बरकोट में कर लेना है, और तीसरे दिन सुबह सुबह उठ के आपको निकलना है गंगोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम तक जाने के लिए आपको बरकोट से सबसे पहले जाना होता है उत्तरकाशी। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। आप 3 से 4 घंटे में बरकोट से उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं। उत्तरकाशी में ही आपको नाइट स्टे कर लेना है। उत्तरकाशी में आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में ठीक ठाक रूम मिल जाएंगे, और खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा उत्तरकाशी में कई दर्शनिक स्थल हैं जहाँ जाकर आपको दर्शन कर लेने हैं। और कुछ भक्त बरकोट से निकलने के बाद सीधे गंगोत्री धाम में जाकर भी नाइट स्टे करते हैं। अगर कम समय में आप अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो उत्तरकाशी में ना रुके सीधे बरकोट से आप जा सकते हैं गंगोत्री धाम। अगर दूरी की बात करें तो बरकोट से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 190 किलोमीटर के आसपास की है। लेकिन दोस्तों अभी हम आपका नाइट स्टे तीसरे दिन का उत्तरकाशी में ही मान के चल रहे हैं। चौथे दिन आपको सुबह सुबह उठना है और उत्तरकाशी से जाना है गंगोत्री धाम, जो कि लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद आपको जाके गंगोत्री मंदिर के दर्शन कर लेने हैं। मंदिर के लिए कोई भी ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत पास में ही मंदिर बना हुआ है। आपको मंदिर में दर्शन कर लेने हैं, और वहाँ पे 1-2 जगह और है, वहाँ जाके भी विजिट कर लेनी है। इसके बाद आपको वापस आ जाना है। अगर आप गंगोत्री धाम पहुँचने के बाद गोमुख तक जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको वहाँ पर 1 नाइट का स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि गंगोत्री मंदिर से गोमुख की दूरी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें आपको पैदल ट्रैकिंग करके जाना होगा, जिसमें आपको पूरा 1 दिन लग जाता है, और इसके लिए आपको फॉरेस्ट विभाग से परमिशन भी लेनी पड़ती है। और दोस्तों अगर आप गंगोत्री से गोमुख नहीं जाते हैं तो चौथे दिन आपको वापस आ जाना है उत्तरकाशी। चौथे दिन का जो नाइट स्टे है वो भी आपको उत्तरकाशी में ही कर लेना है। उत्तरकाशी में नाइट स्टे करने के बाद 5वें दिन आपको सुबह सुबह जाना है तीसरे धाम, मतलब बाबा केदारनाथ धाम के लिए। बाबा केदारनाथ धाम तक जाने के लिए आपको उत्तरकाशी से जाना होगा सोनप्रयाग। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की, जिसमें कि आपका पूरा दिन का समय लग जाता है। आप सुबह सुबह उत्तरकाशी से निकलते हैं तो शाम तक पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। 5वें दिन का जो आपको नाइट स्टे करना है वो सोनप्रयाग में ही करना है। अब बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। सोनप्रयाग में आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में बहुत सारे रूम अवेलेबल हो जाते हैं, और यहाँ पर कुछ जगह पे 300 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा पे बहुत सारे भक्त आते हैं, और बहुत सारे भक्त जो
चारों धाम की यात्रा पे आते हैं वो भक्त भी केदारनाथ धाम यात्रा करने पहुंचते, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो जो रूम का चार्ज 800 रुपए से 1500 रुपए तक होता है, वही रूम का चार्ज 2500 रुपए से लेके 4000 रुपए तक भी हो जाता है। सोनप्रयाग में भी खाने पीने की अगर बात करें तो 100 रुपए से लेके 200 रुपए में आपको प्लेट सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो 5वें दिन आपको पहुंचना है सोनप्रयाग, सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे कर लेना है। 6ठे दिन सुबह सुबह आपको उठना है और जाना है सोनप्रयाग से केदारनाथ। सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है गौरीकुंड। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जीप टैक्सी चलती है जो 30 रुपए लेती है और आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती है। गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और दोस्तों अगर आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, केदारनाथ मंदिर तक पैदल नहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। अभी हम लोग गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। आप जब सुबह सुबह अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो शाम तक पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करिए, शाम की आरती में सम्मिलित हो जाइए। अब यहाँ पे अभी आपको एक नाइट का स्टे करना पड़ेगा। तो केदारनाथ मंदिर के पास जाते हैं तो मंदिर के पास में बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, यहाँ पे भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही बात आती है, यहाँ पे भी डिपेंड करता है भीड़ कितनी ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो मंदिर के पास रुकने के लिए आपको 3000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक भी चार्ज देना पड़ सकता है। और दोस्तों अगर बहुत ज्यादा भीड़ आपको मंदिर के पास में दिखती है तो आपको मंदिर के पास रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप केदारनाथ यात्रा की पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो मंदिर से पहले एक जगह पड़ती है बेस कैंप। यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। इन टेंटों में आप 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से नाइट स्टे कर सकते हैं। और केदारनाथ मंदिर के आसपास खाने पीने की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको 150 रुपए से लेके 200 रुपए में प्लेट सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों 6ठे दिन पहुंचना है आपको केदारनाथ। केदारनाथ में दर्शन कर लेने, दर्शन करने के बाद आपको वहीं पर नाइट स्टे कर लेना है। और 7वें दिन सुबह सुबह आपको उठना है केदारनाथ में एक बार फिर से दर्शन करने। दर्शन करने के बाद आपको चले जाना है भैरव बाबा मंदिर जो कि 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाकर आपको दर्शन कर लेने और शाम तक आपको फिर से वापस आ जाना है सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में ही आपको 7वें दिन का नाइट स्टे कर लेना है। 8वें दिन आपको जाना है सोनप्रयाग से बद्रीनाथ। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 220 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सोनप्रयाग से जाएंगे बद्रीनाथ। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके नहीं आ रहे हैं, कोई टूर बुक करके नहीं आ रहे हैं, तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए सीधे बसें भी चलती, तो आप बाई बस भी सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों 8वें दिन सुबह सुबह आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए निकलना है। बद्रीनाथ आप शाम तक पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ में कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, पैदल ही जाकर आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी रुकने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक में रूम आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और यहाँ पे GMVN का भी एक होटल बना हुआ है जिसमें आपको 300 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अगर बद्रीनाथ में खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे भी आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में प्लेट सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। 9वें दिन आपको सुबह सुबह उठना है और एक बार फिर से बद्रीनाथ मंदिर में जाकर दर्शन कर लेने। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको जाना है सीमांतर गाँव माड़ा जो की भारत का आखिरी गाँव भी कहा जाता है। यहाँ जाकर भी आपको विजिट कर लेना है। यहाँ पे भी आपको कई धार्मिक स्थान देखने को मिल जाएंगे जैसे कि गणेश गुफा, सरस्वती माता मंदिर, व्यास गुफा, भीम पुल, इन सभी जगह जाकर भी आपको विजिट कर लेनी है। इन सारी जगह विजिट करने के बाद अगर आप चाहें तो 9वें दिन नाइट स्टे बद्रीनाथ में भी कर सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ में स्टे नहीं करना चाहते तो 9वें दिन आपको आ जाना है रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप बद्रीनाथ में 9वें दिन सुबह सुबह उठते हैं, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, माड़ा गाँव जाते हैं और माड़ा गाँव घूमते हैं, अगर 2 बजे तक भी आप विजिट कर लेते हैं तो वहाँ से निकल आते हैं तो 6 से 7 बजे के आसपास आप बहुत आसानी से बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग तक आ जाते हैं। इससे आपका यह फायदा होगा कि आपको 9वें दिन बद्रीनाथ में नहीं रुकना पड़ेगा और आपको जो 10वें दिन का बद्रीनाथ से हरिद्वार का जो काफी लंबा सफर हो जाता है वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 9वें दिन घूमने के बाद रुद्रप्रयाग आ जाते हैं तो 10वें दिन आप बहुत आसानी से कम सफर तय करके रुद्रप्रयाग से हरिद्वार तक आ सकते हैं। रुद्रप्रयाग में भी आपको नाइट स्टे रुकने के लिए होटल, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं जिनमें आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाते हैं। और रुद्रप्रयाग में भी खाने पीने के लिए आपको वही 150 रुपए से लेकर 150 रुपए में प्लेट सिस्टम देखने को मिल जाती है। अगर आप रुद्रप्रयाग में रुकने थोड़ा बहुत दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप धारी देवी टेम्पल, कार्तिक स्वामी मंदिर, अगस्त मुनि मंदिर, कोटेश्वर महादेव, इन सभी जगह जाकर भी आप रुद्रप्रयाग में विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों 10वें दिन आप सुबह सुबह उठिए रुद्रप्रयाग में वहाँ पे जितने मंदिर है उनके दर्शन करिए। दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा, मतलब 12 बजे तक भी अगर आप रुद्रप्रयाग में दर्शन कर लेते हैं तो बहुत आराम से अगर आप आते हैं तो 4 बजे तक आप आसानी से हरिद्वार तक आ सकते हैं। यह तो प्लान हो गया कि आपको 10 दिन में कैसे चारों धाम यात्रा का प्लान बनाना है। ये जो 10 दिन का प्लान हम बता रहे हैं ये हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको चारों धाम की यात्रा के लिए 10 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सा समय सही रहेगा आपको चारों धाम की यात्रा प्लान करने के लिए। चारों धाम की यात्रा 6 महीने ही चालू रहती है। मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ही चलती है चारों धाम की यात्रा। जब मई जून में यात्रा शुरू होती थी इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कहने का मतलब ये पीक सीजन होता है चारों धाम यात्रा करने
करने के लिए अधिकतम भक्त मई से जून में ही अपनी चारों धाम की यात्रा करते हैं। जुलाई अगस्त में चारों धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन होता है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसमें कि चारों धाम पे जाने वाले भक्त कभी कभी घंटों फंसे रहते हैं। तो इस समय यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो सितंबर अक्टूबर का समय होता है ये ऑफ सीजन होता है, इस समय चारों धाम यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। तो इस समय का जो सबसे सही समय रहता है मेरे हिसाब से, तो आपको अपनी चारों धाम की यात्रा सितंबर अक्टूबर में ही प्लान करनी चाहिए। इससे आपको ये फायदा होगा, एक तो आपको भीड़ से बच जाएंगे और जो आपके खर्च होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। मई जून में जो कमरा आपका 3 से 4 हजार में मिलता है, वही कमरा सितंबर से अक्टूबर में आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। तो सितंबर अक्टूबर में एक तो भीड़ से आप बच के और आपका बजट भी काफी कम खर्च होता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किस माध्यम से आपको चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए। सबसे पहला तरीका, अगर आप चाहें तो अपनी कार लाकर भी चारों धाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोड रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहाड़ी क्षेत्र में ड्राइविंग करनी आनी चाहिए। अगर आपको पहाड़ी क्षेत्र में ड्राइविंग करना नहीं आता है तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आप ड्राइवर भी हायर कर सकते हैं। 500 रुपए से लेकर 700 रुपए पर नाइट के हिसाब से आपको हरिद्वार में ड्राइवर मिल जाता है। तो आप ड्राइवर हायर करके भी अपनी कार लेके चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार में बहुत सी ट्रेवल एजेंसियां हैं जो चारों धाम यात्रा के लिए पैकेज देती हैं। अगर आप बाई बस यात्रा का पैकेज लेते हैं तो इसमें आपको 4200 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक बस में आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस का चार्ज होता है। रुकने का खर्च आपको अलग से देना होता है, खाने पीने का खर्च आपको अलग से देना पड़ता है। अगर आप बस से नहीं सफर करना चाहते तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी ट्रेवलर की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, जिसमें आपको 8000 रुपए से लेकर 9000 रुपए के आसपास देना होता है। और ये जो ट्रेवलर का चार्ज होता है ये भी सिर्फ कन्वेंस का चार्ज होता है। इसके अलावा आपको खाने का जो खर्च है, आपका जो रुकने का खर्च है, ये आपको अलग से देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके अपनी चारों धाम यात्रा की ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी है जिससे आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो वहाँ पे आपको स्विफ्ट मिल जाती है, जिसके लिए आपको 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन इसमें आपका एक फायदा ये होता है, जब आप प्राइवेट टैक्सी करके अपनी चारों धाम की यात्रा करते हैं तो आप उसमें 10 दिन का समय न लग के सिर्फ 9 दिन का समय लगता है। तो 9 दिन में ही आप प्राइवेट टैक्सी करके अपनी चारों धाम की यात्रा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों मैं सजेस्ट भी करूँ, अगर आप 4 से 5 लोग अपनी यात्रा करने जा रहे हैं चारों धाम की, हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार में प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए। प्राइवेट टैक्सी बुक करने के बाद अपनी चारों धाम की अगर आप यात्रा करते हैं तो इसमें आपके कम बजट में चारों धाम की यात्रा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं टोटल कितना खर्च आएगा आपकी चारों धाम की यात्रा पे। अगर आप बाई बस चारों धाम की यात्रा करते हैं, रहना खाना सब मिला लेते हैं, तो आपकी चारों धाम की यात्रा 15,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए में कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप ट्रेवलर से ही यात्रा करते हैं तो यही यात्रा आपकी 20,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए के आसपास में कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 4 लोग हैं, हरिद्वार पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी बुक करके अपनी यात्रा करते हैं तो आपके पर पर्सन के हिसाब से 15 से 16,000 रुपए का खर्च आएगा और आपकी चारों धाम की यात्रा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यह खर्च ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप जिस समय चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं उस समय चारों धाम यात्रा पे कितनी भीड़ है। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो ये खर्च बहुत ज्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों जब आप अपने चारों धाम की यात्रा करें तो हमेशा अपने साथ एक टार्च, पावर बैंक और रेनकोट हमेशा साथ रखें। इन तीनों चीजों की कभी भी जरूरत आपको चारों धाम यात्रा में पड़ सकती है। तो दोस्तों यह था चारों धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन, कैसे आप चारों धाम की यात्रा पे जा सकते हैं, कितना समय लगता है और कितना खर्च आएगा। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आपका चारों धाम यात्रा से जुड़ा हो तो कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.